नमस्कार साथियों। आज हम लोगों की मुलाकात होने वाली है किसके ऊपर? आवेश। आवेश होता क्या है? कैसे जानते हैं हम इसे? हालांकि जनरल बातें तो हमने सुन रखी है, अपने घरेलू जीवन में बहुत सारी जगह सुनते हैं कि साइकिल से जा रहे थे, मोटरसाइकिल से या फिर बाइक से जा रहे थे, पुलिस वाले ने पकड़ के चार्ज मार दिया, फाइन लगा दी मेरे ऊपर। या फिर सुनते हैं कि मेरी फ़ोन डिस्चार्ज हो गया है, उसे चार्ज लगाना है। 2-3 दिन से लाइट नहीं आ रही, बिजली नहीं आ रही, इससे मेरा इन्वर्टर पूरी तरह से बैठ गया है, डिस्चार्ज हो गया है, उसे चार्ज करना है। या फिर पहले के समय में सेल वाले टॉर्च होते थे, तो उनके सेल जब धीरे धीरे डिस्चार्ज मतलब जब उनकी क्षमताएं खत्म हो जाती थी, तो उसे खोलकर बैटरी को निकाल कर धूप में रख लो, 1-2 दिन तो चल ही जाएगा। देखो चार्ज कर दिया मैंने इसको। डिफरेंट डिफरेंट तरीके से तो हमने सुन रखी है चार्ज। चार्ज होती क्या है, उसके ऊपर पर्टिकुलर आज बात करते हैं। और बात करना जरूरी क्यों है? जरूरी ऐस जरूरी इसलिए है, आप इसको ऐसे समझिए, जैसे घर हम लोग बनाते हैं, तो घर तो ज़मीन के ऊपर बनता है ना, लेकिन हम खुदाई करके नीचे नींव क्यों डालते हैं? डालना ज़रूरी क्यों होता है? लोग बोलते हैं नींव जितनी मजबूत होती है, घर उतना अच्छा होता है। तो ये उसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी की नींव है। आप किसी भी सब्जेक्ट की यदि खास करके इलेक्ट्रिसिटी की बात करो या फिर केमिस्ट्री की बात ही कर लो, ये नींव होती है। आवेश को समझना बहुत ज़रूरी है। आपने देख भी रखा होगा, सुन भी रखा होगा ऐसे सारे वर्डों को, आवेश, चार्ज, जो भी है। इसके बगैर आप बस समझ लो कि पढ़ाई ऐसी होती है कि व्हाइट बोर्ड या फिर ब्लैक बोर्ड पर निगाहें तो होती हैं, ऐसा लग रहा होता है कि नहीं टीचर कुछ पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ समझाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं भी खूब अच्छे से समझने का प्रयास तो कर रहा हूँ, टॉपिक चली जा रही हैं, आ रहा है सब कुछ, पता नहीं चल रहा। उसके पीछे का वजह एक ये भी होता है कि हमारी जो बेस है ना, वो मजबूत नहीं होती। तो उसके लिए हमारा एक पहला कदम है, ऐसा समझ लीजिए आप। इसको जानना बहुत ज़रूरी है और हम शुरू करते हैं आज यहीं से। बात करते हैं आवेश की। आवेश देखा जाए तो जो सबसे ज़्यादा चलन में होता है, वो 2 डेफिनेशन इसे बोल सकते हो आप। सबसे पहला डेफिनेशन तो ये बोलता है कि एक लाइन में यदि लिखना चाहो तो सीधा ऐसे लिख सकते हो कि आवेश किसी भी वस्तु का गुण है। क्या मैंने बोला? आवेश किसी भी वस्तु का गुण है। गुण मतलब किसी भी वस्तु में। अच्छा, वस्तु किसे बोलेंगे, सबसे पहले इसके ऊपर बात करेंगे। तो वस्तुओं से हम घिरे हुए हैं। मैं किसको किसको वस्तु बताऊं? जितनी सारी चीजें हम अपने आसपास देखते हैं, वो सारी की सारी वस्तु ही हैं। वस्तुओं से हम घिरे हुए हैं। कपड़ा, मार्कर, बोर्ड, माइक, फोन, सारी चीजें वस्तु ही हैं। अच्छा, वस्तु का गुण है, अर्थात उसके कहने का मतलब ये खुद वस्तु नहीं है, ये बोल रहा है कि वस्तु का गुण है। जैसे ये मार्कर है, तो ये मार्कर क्या है? ये मार्कर चार्ज नहीं कह सकते, इसे चार्ज नहीं कह सकते। तो चार्ज किसे कहेंगे? तो चार्ज बोलेंगे इसका एक गुण है। कैसे? जैसे मार्कर का गुण इस समय लिखने का है, लिख रहा है, तो इसका क्या है? एक गुण है। एक कपड़ा पहना है ना मैंने, टी शर्ट पहनी है, तो ये इस कपड़े का एक गुण है तन ढकने का। कभी पुराना हो गया तो पोछा बना लो, अर्थात इसकी प्रॉपर्टी एक और है। तन ढकने के साथ साथ इसकी प्रॉपर्टी ये भी है कि ये किसी भी चीज़ की सफाई कर लेगा। कभी हमारी मोटरसाइकिल बाइक साफ कर लेगा, तो कभी कुछ कर लेगा। ऐसी चीज़ें होती है ना, हम अपने घर में यूज़ करते हैं। तो सेम वही चीज़ है, किसी भी वस्तु का एक गुण है। तो गुण कैसा है उसके बारे में अभी आगे बात करेंगे। थोड़ा सेकंड डिफिनेशन पर चलते हैं। बोल रहे हैं किसी वस्तु में उपस्थित ऐसा गुण। इसका सेकंड डिफिनेशन बहुत कुछ आपको बता के जाएगा। वो बोल रहा है कि किसी भी वस्तु में उपस्थित ऐसा गुण। उपस्थित बोल रहे हैं तो क्या अनुपस्थित भी हो सकता है क्या? ये बात करते हैं, जिससे वह किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाता है। अर्थात वो बल तभी लगाएगा, कब लगाएगा? जब उसमें वो गुण उपस्थित होगा। तो उपस्थित होगा तभी बल लगा रहा है, इसका मतलब क्या? वो बल नहीं भी लगाता है क्या? अब बल तब नहीं लगाएगा जबकि उसके पास वो गुण उपस्थित नहीं होगा, ऐसा कुछ है ना। अर्थात यदि मैं इस गुण को अनुपस्थित कर दूं तो ये बल नहीं लगा पाएगा। तो सिंपल सी चीजें हैं। तो ये दिमाग में आएगा कि ये तब है क्या चीज? दिखती है हमें, हम देख सकते हैं इसे। तो बिल्कुल हम लोगों ने देख रखा है और हमेशा हमेशा देखते हैं। याद कीजिए ठंडियों के दिनों में जब हम अपने कपड़े को निकालते हैं ना, तो हमारी बॉडी से और हमारे कपड़ों के बीच में एक ऐसा लगता है कि कुछ चुप चुप की आवाज़ आ रही है ना। रात में हम लोग सोने जाते हैं, कंबल को जैसे ही अपने पैर से ऐसे फैलाने का प्रयास करते हैं अपने ठेहुने या फिर पंजे से,
तो उसमें लगता है कि जैसे कुछ आवाज़ आई, कुछ है, कुछ हलचल हो रही है अलग। तो क्या होता है, एक प्रकार का आवेश ही होता है, एक प्रकार का नहीं, एक आवेश ही होता है। उस समय सिर्फ और सिर्फ हमारी होती क्या है कि बॉडी हमारी ड्राई होती है, और जैसे ही हम कपड़ा पहनते हैं तो फ्रिक्शन में आता है, तुरंत घर्षण होता है वहां पे। जैसे मैं हम लोगों के तो बाल छोटे हैं, हम लोग ऐसे रगड़ें और फिर उसको यदि टच कराएं पेपर के छोटे छोटे पेपर पे, अक्सर हम लोगों ने बचपन में कर रखा होगा। नहीं तो अक्सर जैसे मम्मी मम्मी या फिर लड़कियों के बाल जो है बड़े होते हैं, वो जब झाड़ती हैं तो उनको झाड़ने का क्रम लंबा होता है, जिसकी वजह से वो फ्रिक्शन ज़्यादा पाती है वो कंघी। और कंघी फ्रिक्शन पाने के बाद तुरंत आप पेपर पे लगाओ। हालांकि आज की जनरेशन कहाँ देखे, आने वाली जनरेशन अब तो ब्लोअर चल गया है, कौन कंघी यूज़ कर रहा है, लेकिन फिर भी यदि आपको चेक करना है तो आप ऐसे चेक कर सकते हो। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि इससे जब आप फ्रिक्शन करा रहे हो ना, तो फ्रिक्शन की वजह से आवेशित हो रहा है। तो ये रगड़ने में ऐसा क्या गुण आ रहा है, रगड़ने से ऐसा क्या हो रहा है कि जिसकी वजह से आवेशित हो रहा है? तो क्या कुछ है इसमें, देखते हैं। सबसे पहली चीज तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई ना कि उपस्थित है तभी बल लगा रहा है। बल कैसा लगा रहा है, आकर्षण कर रहा है तो कभी प्रतिकर्षण भी करेगा। जैसे में हम लोग बोलचाल की भाषा में नहीं बोलते हैं कि देख तू मुझे खींचा मत, नहीं तो अभी मैं थप्पड़ लगा दूंगा तुझे, नहीं बोलते बोलचाल की भाषा में, यार बच्चे ने गुस्से गुस्से में आवेश आ गया था, मार दिया यार, एक दो थप्पड़ लगा दिया, क्या करूँ, माफी चाहता हूँ, तो वो बोलते हैं ना। अर्थात जो खिंचा रहा है वो मुझे फ्रिक्शन कर रहा है, वो मुझे आवेशित करने का प्रयास कर रहा है। और जैसे मैं फ्रिक्शन हो गया, मतलब मेरे अंदर आवेश आ गया, तो वो दिखेगा कैसे, थप्पड़ के द्वारा। ले, आवेश दे रहा हूँ मैं तुझे, चार्ज दे रहा हूँ। तो आप समझ रहे हो ना, एक आप एक एग्जाम्पल की तरह से आप ऐसे समझ सकते हो। अच्छा, अब बात करते हैं कि ये हो कैसे रहा है। तो देखिए, जब हम रगड़ते हैं किसी चीज को ना, तो हमारे हाथ में से या फिर हमारी वस्तुओं में से कुछ न कुछ द्रव्यमान का हानि होती है या फिर उसमें बढ़ोतरी होती है, दोनों चीजें हो सकती है। जैसे सपोज कर लो कि मैंने अपने हाथ पे रगड़ना शुरू किया, तो या तो इसमें से निकल कर इसमें जा रहा है, या तो फिर इसमें से निकल कर इसमें जा रहा है, कुछ ना कुछ तो हो रहा है। और किसका हो रहा है, द्रव्यमान, द्रव्यमान का आदान प्रदान हो रहा है। हालांकि ये चीजें अलग टॉपिक की तरफ लेकर जाते हैं, इसके ऊपर हम कभी और बात करेंगे। हमारी बात सिर्फ और सिर्फ इस समय आवेश की है। मास को समझना या फिर द्रव्यमान को समझना अलग टॉपिक बैठा लेंगे, है ना। अच्छा, आज के समय में हम ये समझने का प्रयास करें कि ये वस्तु का फंडा क्या है, थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन करने का प्रयास करें तो वस्तु को हम समझे। तो वस्तु क्या है, वस्तु जो मिलकर बनती है ना, वो पदार्थ से मिलकर बनती है। अब पदार्थ क्या होता है, वो अणुओं से मिलकर बनता है। अणु क्या है, वो परमाणु से मिलकर बनता है। ये समझ लीजिए कि हम थोड़ा डीप में चल रहे हैं, है ना। इस चीज को यदि हम समझें एक लाइन में, तो आप ऐसे समझ लीजिए कि बोरी में कुछ सामान भरा हुआ है, तो मम्मी ने बोला कि वो बोरी उठाकर घर के अंदर लेकर चले जाओ। तो वो इस समय जो बोरी है ना, वो क्या है, वो वस्तु है। अब मैं जब बोरी के पास गया, देख रहा हूँ तो उसमें दाने भरे हुए हैं, चाहे गेहूं के पकड़ लो, चावल पकड़ लो, कुछ भी पकड़ लो, ये मान लीजिए गेहूं है, गेहूं भरे हुए हैं। तो वो गेहूं से भरी हुई बोरी, अर्थात वो जो वस्तु है, अर्थात जो बोरी है, वो गेहूं से बनी हुई है, अर्थात गेहूं से भरी हुई है। और जो गेहूं हुआ वो क्या हुआ, पदार्थ हुआ। अब जब मैंने एक गेहूं के दाने को ऐसे उठा लिया, इसे एक भाग में तोड़ दिया, तो ये क्या हुआ, ये अणु हुआ। फिर सोचा कि यार ये और टुकड़े हो सकते हैं क्या, तो मैंने इसको पीस दिया। पीसने के बाद पता चला कि ये आटे या फिर पिसान भी बोलते हैं, एकदम छोटे छोटे भाग में हो गए। अब मैं देख रहा हूँ तो इनके इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। अब जो वो पिसान हुआ या फिर आटा हुआ, आप उसे बोल सकते हो कि परमाणु है। जब उसे देखा गया तो चीजें यहीं तक नहीं थमी। जब इसे देखा गया और जूम किया गया और देखने का प्रयास किया गया, तो इनसे पता चला कि ये तीन भागों में बटे हुए हैं। इन्हें बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, है ना, आपने पढ़ रखा होगा ये चीजें। ये बोलते हैं प्रोटॉन, और इन्हें बोलते हैं न्यूट्रॉन। कभी हम लोग याद करने के लिए हम लोग ऐसे भी याद करते थे, ई पर नाच। इसके कहने का मतलब है कि ई मतलब इलेक्ट्रॉन, ट मतलब टॉमसन, अर्थात इलेक्ट्रॉन की खोज टॉमसन ने की। पर मतलब प्रोटॉन, र मतलब रदरफोर्ड, रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की।
नाच, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की, है ना। ऐसा हम लोग याद करते थे। अच्छा, इनको देखने का प्रयास किया गया तो उसी में परमाणु की बात कर रहा हूँ। तो इनको देखने का प्रयास किया गया तो ये कुछ इस तरह से बने हुए हैं। अच्छा, पता चला कि यहाँ पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है और यहाँ पर ये सारी जो है ना ये इलेक्ट्रॉन है। ऐसा पता चला कि इलेक्ट्रॉन जो है ये घर के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। आप यदि गांव की भाषा में समझें तो आप ऐसे समझ लीजिए कि ये हमारा गांव है, गांव के बीच में एक घर है और जब बीच में तो जरूर जाहिर सी बात है उसके चारों तरफ तो घर होंगे तभी तो गांव बना हो, नहीं तो नहीं बन पाया होता, है ना। तो ये इस तरह से इस क्रम में सजे हुए होते हैं। अच्छा, खास बात क्या होती है? खास बात ये होती है कि इलेक्ट्रॉन को हम हमेशा माइनस साइन से प्रदर्शित करते हैं, प्रोटॉन को हमेशा प्लस साइन से प्रदर्शित करते हैं, न्यूट्रॉन कोई साइन से प्रदर्शित नहीं होता क्योंकि ये न्यूट्रल होता है, आप ऐसे कह सकते हैं। प्रोटॉन के पास क्षमता ज्यादा होती है इसलिए वो नाभिक में रहते हैं। क्षमता बोल रहा हूँ तो इसके पीछे का आप ऐसे समझ लीजिए कि इनकी इनके अंदर ना वजन बहुत ज्यादा होता है किसके अपेक्षा, इलेक्ट्रॉन की। अब ऐसा नहीं कि 1 किलो 2 किलो, ऐसा नहीं, कितना वजन होता है इनके पास। तो इलेक्ट्रॉन का जो वजन होता है वो 9.1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻31 kg होता है। आप समझ लीजिए कि कितना छोटा होगा वो, है ना। और प्रोटॉन 1.67 मल्टीप्लाई बाई 10⁻27 kg होता है। मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन से और प्रोटॉन के जो मास में डिफरेंट है ना, वो मास ज्यादा भारी पड़ता है क्योंकि प्रोटॉन के पास -27 और इलेक्ट्रॉन के पास -31, अर्थात प्रोटॉन की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन कम वजन है ना, कम द्रव्यमान है उसके पास। एक चीज समझ में आई आपको? अच्छा, एक चीज ये और कि यहाँ से एक चीज ध्यान में रखिए आप कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्या है, वो नाभिक में रहते हैं, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन पर माइनस साइन होती है और प्रोटॉन पर प्लस का साइन होता है। प्रोटॉन इसलिए अंदर होता है, इसलिए नाभिक में होता है क्योंकि इसके पास मास ज्यादा होता है। और चीजें देखिए तो एक वजह से और आप समझ सकते हो कि प्रोटॉन पर इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा ज्यादा बल लगाता है। लगाता कौन है ये आप बताइए, है ना। अच्छा, यहाँ तक बातें क्लियर हो गई, आगे चलें? चलो ठीक है, यहाँ तक तो कुछ छूटा नहीं है ना। चलो देखो, मैं बोल रहा हूँ ना कि हर वस्तु का गुण होता है। देखो इसका भी एक गुण ही है। कभी ये बेडशीट हुआ करता था, अब इसके अंदर का जब बेडशीट खराब हो गई तो इसके अंदर का जो दूसरा गुण जो छिपा हुआ था उसे बाहर निकाल दिया, इसके काम में आ रहा है ना। ऐसे ढेर सारी चीजें आप भी देखते होंगे। चलिए बात करते हैं इसी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। देखिए अभी हमने बात किया कि इलेक्ट्रॉन को माइनस से, प्रोटॉन को प्लस से, न्यूट्रॉन को किसी भी साइन से डोनेट नहीं करते। अच्छा, इसके साथ साथ इनमें क्या चीजें होती हैं, इनमें जो चार्ज होता है ना, इलेक्ट्रॉन की बात करें तो उनमें 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻19 कूलम होता है, ठीक है। और प्रोटॉन पर उतना ही होता है जितना कि इलेक्ट्रॉन पर होता है, कोई अंतर नहीं होता। अंतर तब क्या होता है, अंतर सिर्फ और सिर्फ साइन का होता है। इलेक्ट्रॉन पर जो है -1.6 मल्टीप्लाई -19 और जबकि प्रोटॉन पर प्लस के साइन में होता है। अच्छा, अब दूसरी चीजें आती हैं कि एक कूलाम क्यों बोल रहे हैं। तो एक कूलाम एक यूनिट है। जैसे हम लोग अक्सर बोलते हैं कि 1 दर्जन केले चाहिए, मुझे 2 दर्जन केले चाहिए। नवरात्रि का समय है, मुझे 3 दर्जन केले चाहिए क्योंकि मेरी फैमिली बड़ी है। अच्छा, जब मैं दर्जन बोल रहा हूँ ना तो मैं उस क्वांटिटी को छिपा दे रहा हूँ। छिपा रहा हूँ नहीं, दर्जन छिपा ले रहा है अपने पास। वो बोल रहा है मैं हूं ना, तो सब कुछ मेरे अंदर समाहित है। अर्थात 3 दर्जन तो मतलब 36 या 36 केले हो गए, है ना। उसके कहने का मतलब क्या होता है, क्वांटिटी, ज्यादा क्वांटिटी को कम से कम में प्रदर्शित कर देना। और जब इसकी बात आती है तो इसे क्या बोलते हैं हम, इसे क्या बोलते हैं, एक चार्ज। जैसे बोल दिया कि इसे बोल सकते हैं हम क्या, -1 चार्ज। इसे